हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 924 पार्ट 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर। दो पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट थर्ड रहेगा। हमने टोटल 62 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस लेक्चर में मिलेंगे आपको नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। और हम शुरू करेंगे 113 से लेकर 142 तक। सीरीज है सी सीरीज रहेगी। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया था, विच इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ डाउनलोड। डाउनलोड का अपोजिट क्या है? दैट इज अपलोड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिस्टम। द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम। कंप्यूटर सिक्योरिटी में सबसे वीकेस्ट लिंक कौन सा होता है? दैट इज पीपल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 115, व्हेन अ लॉजिक बम्प इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज नोन एज। दैट इज टाइम बॉम्ब। चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। लॉजिक बम्प क्या है? लॉजिक बम्प आपका एक पीस ऑफ कोड है, मैलिशियस कोड का। ये आपका एक तरह का वायरस होता है जो आपके किसी फाइल, सॉफ्टवेयर ऐसे में ये इसको कंबाइन कर दिया गया होता है। जो आपके हैकर होते हैं वो इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जब इसमें कुछ कंडीशन मैच होगी जिसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, और एक टाइम इसमें सेट किया गया होगा कि उस टाइम पे अगर वो कंडीशन मैच हो जाती है तब ये वायरस आपका अटैक करेगा और अपना काम करेगा। जैसे कि टाइम बम में होता है कि जब एक परफेक्ट टाइम पे वो आपका तबाही मचा जाता है बम, उस हिसाब से ये भी आपका इस तरीके से काम करता है लॉजिक बम। ये भी जब एक परफेक्ट कंडीशन मैच होने पे अगर अगर करती है जब उस पर ये अटैक कर देता है। मतलब बोलने का ये है कि मान लो किसी हैकर ने इसमें एक कोड लगाया है, कुछ सेटिंग की है कि आपके सिस्टम की मेमोरी जैसे फुल होगी वैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपकी सिस्टम की मेमोरी फुल होगी ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और काम कर लेगा। इसलिए इसको बोला गया है टाइम बॉम्ब। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है जो हैकर ने सेट की होगी इसमें। इसलिए इसको पूछा गया था कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि टाइम लॉजिकल बॉम्ब इज एक्टिवेटेड, ये कब एक्टिवेट होता है? बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट। जब इसमें एक टाइम रिलेटेड इवेंट अगर करता है, इवेंट का मतलब होता है कुछ कंडीशन मैच करना, इसको बोलेंगे टाइम बॉम्ब। ऑप्शन सी। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर लगा दिया वायरस, जो आपका गलत होगा। ये आपका वायरस का पार्ट है। 116, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हेन वाज दी फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम। आपका पहला साइबर क्राइम कब आया? वो आपका आया था 1820 में, 1820 में। 1820 में ये आया। और ये जब आया तो उस वक्त आपका जो चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के फादर, वो आपके एनालिटिकल इंजन पे काम कर रहे थे। उस वक्त इस वायरस का अटैक हुआ साइबर क्राइम का। 1820 में आपका साइबर क्राइम आ चुका था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 170, 117 पूछा गया है, द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ़ द टू इनपुट आर। आपको अगर एंड गेट आता है तब भी आप नैंड गेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एंड गेट नहीं आता तो आप नैंड गेट कभी नहीं कर सकते। समझते हैं कंसेप्ट को। इसने पूछा कि नैंड गेट का आउटपुट लो कब होगा, जब उसके दो इनपुट क्या होंगे ऐसे। उसका आउटपुट लो होता है कब होता है? वो तब होता है जब उसके दोनों इनपुट होते हैं 1 1। लो का मतलब क्या है? ज़ीरो। जीरो आपका लो है एंड 1 आपका हाई होगा। क्लियर? हाँ जी। हमें पता है कि एंड गेट में आपका आउटपुट 1 तब आता है जब दोनों इनपुट आपके 1 होते हैं। तो आपको पता है कि एंड गेट का उल्टा होता है नैंड गेट। इसलिए नैंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब आपका आउटपुट होगा 0। दैट्स वाई योर आंसर डी, 1 1 इज द राइट आंसर। 118 में पूछा गया था, ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग इज चेक्ड एट डैश फेज ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का ऐसा कौन सा फेज है जब आपका ग्रामर चेक किया जाता है? ग्रामर का मतलब होता है उसकी प्रॉपर सिंटैक्स रूल। वो आपके होते हैं सिंटैक्स एनालिसिस में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए में दिया गया था सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस होती है आपकी, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। जो आपने कोड लिखा है उसका प्रॉपर मीनिंग क्या निकल रहा है उसको एनालाइज करना। ऑप्शन बी में दिया गया था कोड जनरेशन। कोड जनरेशन का मतलब है आपके कोड को जनरेट करना जो आपका कंपाइल करता है। मतलब आपके कोड की कंपाइलेशन, आपके प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से चेंज करना है मशीन कोड में। दैट इज कंपाइलर काम है, इसको बोलते हैं कोड जनरेशन। ऑप्शन डी में देखा था कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने अपने कोड को इस तरीके से बनाना है कि वो आपके कम से कम मेमोरी ले, आपके रिसोर्स यूज़ करे, मतलब सीपीयू और मेमोरी को कम से कम यूज़ करे, और आपका जो रिजल्ट है वो फास्ट प्रोड्यूस करो, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो। मतलब कम से कम समय में आपका रिजल्ट आ जाए और वो कम से कम आपके रिसोर्स ऑक्यूपाई करे, सीपीयू मेमोरी को। दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। 119, इसमें पूछा गया था सी इज़ डैश जनरेशन लैंग्वेज। सी आपकी कौन सी जनरेशन लैंग्वेज है? सी आपकी है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। वैसे तो ये मीडियम लेवल की लैंग्वेज है, लेकिन इसको आप हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हाई लेवल में ही। और इसको डिज़ाइन किया गया था डेनिस रीचे के द्वारा 1972 में। डेनिस रीचे इसके फादर है। 1972, 120, टर्मिनल नोड इज़ नोन एज।
जो आपकी टर्मिनल नोड होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड क्या है? अगर आपने ट्री पढ़ा होगा आपको पता होगा कि ट्री में होती है आपके रूट, चाइल्ड, ठीक है। जो आपकी ट्री में सबसे लास्ट नोड होती है उसको बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब है कि उसके आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा, वो आपकी सबसे लास्ट नोड होगी, उसके आगे आपका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा, इसको बोलते हैं लीफ नोड और इसको बोलते हैं टर्मिनल नोड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 121 में पूछा गया है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आर। जो आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है वो आपका होता है बॉटम अप पार्सर, ये आपका बॉटम से अप की तरफ काम करता है पार्सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 में पूछा गया था सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स फोकस ऑन। जो आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो किस पे फोकस करती है? वो आपकी प्रोसेस पे भी काम करती है, प्रोजेक्ट पे भी, प्रोडक्ट पे भी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 123 अ डैश इज सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। इसमें पूछा गया है सी में ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपकी रिकॉर्ड का काम करती है? इसका सही आंसर होगा, अगर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलूँ मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए एरे, लेकिन प्रोविजन से गेम इसको आंसर दिया गया है स्ट्रक्चर। मैं एरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एरे का काम होता है आपका सेम टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनको स्टोर करना। और रिकॉर्ड में क्या होता है? आपका जो एक रिकॉर्ड है उसमें आपका सेम तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल डाटाबेस में आप काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड आपकी डाटाबेस की टर्म है, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड से, क्लियर। और हमारे एक रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड होगा और कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको एरे लिया। लेकिन इसको आंसर में स्ट्रक्चर दिया गया था। हम देखेंगे कि फाइनल गेम में इसका क्या आंसर आएगा। एरे और स्ट्रक्चर्स के दोनों में डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने इसको एरे मानूंगा। लेकिन अगर आपको डाउट इसका आपको इसका स्ट्रक्चर लगता है तो आप विद प्रूफ मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पे। और फाइनल आंसर गेम इसका आंसर अगर स्ट्रक्चर आता है तो मैं आपको उसको बता दूंगा पिन करके कमेंट में। 124 इन डाटा स्ट्रक्चर ईच आइटम इन लिंक लिस्ट इज कॉल्ड। लिंक लिस्ट में आपकी हर एक आइटम क्या होती है? नोड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आपकी एक नोड से दूसरी नोड आपकी लिंक होती है और शुरू में इसमें होता है हेडर और लास्ट में इसमें होता है नेक्स्ट नोड, जिसको बोलते हैं नल नोड। 125 इन सिक्वल विच कमांड इज यूज टू चेंज डाटा टेबल। टेबल में डाटा को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड है? मैंने आपको सिक्वल की सारी कमांड कर चुका हूँ, अगर आपको पता होगा कि डाटा चेंज करना है किससे होगा? अपडेट से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अपडेट किसका पार्ट है? डीएमएल का, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 126 विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार कंटिन्यू रिपीट हो चुका है। पहले कंप्यूटर बटन में आया, फिर डाटा एंट्री बटन में आया और कंप्यूटर बटन में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन आपका। 10/100 का मतलब है आपका मेगा बिट्स पर सेकेंड में आपकी स्पीड होती है, एम। अगर आपको 10/100 ना मिले और 1/10 मिले तभी आपका आंसर होगा एम। 127 अ हार्ड डिस्क इज डिवाइड इंटू ट्रैक। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी ट्रैक में होती है डिवाइड, और ट्रैक इसमें होगा सेक्टर में। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यूनिट आपकी हार्ड डिस्क की सेक्टर। और बहुत सारे सेक्टर जब कमांड होंगे तब क्या बनेगा? क्लस्टर, क्लियर। 128 विच पार्ट ऑफ लेजर प्रिंटर शुड नॉट बी एक्सप्लोज इन सनलाइट? दैट इज पीसी ड्रम। ऑप्शन बी सही आंसर होगा आपका। और लेजर प्रिंटर आपका पार्ट है नॉन बैक्ड प्रिंटर का। 129 मॉडम यूज़ विच ट्रांसमिशन। जो आपका मॉडम है वो आपकी कौन सी ट्रांसमिशन यूज़ करता है? वो आपकी यूज़ करता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मॉडम का काम है आपका मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर। आपके कंप्यूटर में जो सिग्नल होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग में मॉडम। और जो आपके डिमॉडुलेटर है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में। मतलब लास्ट में डाटा आपका डिजिटल में सेंड हुआ तो डिजिटल में रिसीव होगा, क्लियर। 130 में पूछा गया था चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज वंस एंड जीरो टू करेक्टर दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर में आपकी एक लैंग्वेज यूज होती है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर को बात समझ आता है 0 एंड 1, ठीक है। ये बोल रहा है कि 0 एंड 1 को करेक्टर में करने के लिए क्या करेंगे हम? मतलब जो 0 एंड 1 है उसको ह्यूमन कैसे समझेगा? जब वो डिकोड होगा, क्योंकि ये आपका ये इनकोडिंग है, इनकोडिंग को कहेंगे हम डिकोड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जब उसको डिकोड किया जाएगा तभी वो ह्यूमन को समझ आएगा और आपके डिस्प्ले यूनिट पे आपका शो हो जाएगा रिजल्ट। 131 हाउ मैनी बिट इन अ बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? दैट इज 8। और मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट। 132 द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इज डिफाइंड इन टर्म एज। आपकी नेट की स्पीड किस में डिफाइन होती है? kbps में, mbps में, gbps में। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ kbps है, इसलिए आपका आंसर होगा kbps, किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बिट पर सेकेंड, सॉरी,
किलो बिट पर सेकंड। अगर आपका स्मॉल बी है तब करेंगे आप बिट, और गलती से अगर आपका कैपिटल बी होता तब होता बाइट। और देखिए ऑप्शन डी में दिया गया था मेगाबाइट, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेगाबाइट दिया गया है। लेकिन अगर मेगा बिट पर सेकंड होता तब आपका आंसर डी होता, ना कि सी होता। लेकिन यहाँ पे सी में दिया गया है केबीपीएस, इसलिए हम जाएंगे सी के पास। इसको आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल बी और कैपिटल बी में क्या अंतर है। स्मॉल बी और कैपिटल बी में अंतर ये है कि एक आपका बिट है, एक आपका बाइट है। 133 अदर वर्ड फॉर ग्राफिक। एमएस वर्ड में ग्राफिक को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? दैट इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में भी आप इमेज एंटर करते हैं, इसी इसको ग्राफिक का नाम दिया गया है एमएस वर्ड के अंदर। 134 विच इज़ अ पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटाबेस में ऐसा कौन सा पार्ट है टेबल के अंदर जो आपकी एक तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है? दैट इज़ फील्ड। आपके टेबल में बहुत सारी फील्ड होती है। फील्ड का मतलब होता है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट को बोलते हैं कॉलम। और एक फील्ड में आपकी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई फील्ड है नेम, तो उस पूरी फील्ड में आपके नेम ही होंगे और कुछ नहीं होगा। और हर एक फील्ड का अपना ही डाटा टाइप होता है। 135 वट डू यू कॉल अ कंप्यूटर और नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। मतलब आपका एक नेटवर्क है, नेटवर्क में आपके बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, और एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को फाइल के लिए कर रहा है रिक्वेस्ट। आपको पता है कब जब कोई कंप्यूटर करता है रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं क्लाइंट, और उस रिक्वेस्ट को जो फुलफिल करता है उसको बोलते हैं सर्वर। रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा सर्वर बाय प्रोवाइडिंग दिस रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स। 136 इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है? विच इज़ नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? मैंने आपको नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल करा चुका हूँ विद पोर्ट नंबर। आपको पता है कि पहला HTTP ये आपका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लियर। ऑप्शन बी FTP ये भी आपका प्रोटोकॉल है। ऑप्शन डी IP ये भी आपका प्रोटोकॉल है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है STP। STP आपका प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। STP प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? क्योंकि STP आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है, ये आपकी केबल है किसकी? ट्विस्टेड पेयर की। ट्विस्टेड पेयर के होते हैं दो टाइप, UTP एंड STP। STP होती है आपकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और UTP होती है आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसलिए ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपका केबल का पार्ट है, दैट इज गाइडेड मीडिया का पार्ट। 137 विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C+ लैंग्वेज है, लेकिन ट्यूरिंग आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूरिंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कब आई? 1964 में। फादर जॉन किनमी। यूज़ क्या है इसका? बिजनेस पर्पस के लिए, एंड ये आपकी सिंपल लैंग्वेज है बिगिनर के लिए, क्लियर। ऑप्शन बी में दिया गया था जावा। जावा के फादर कौन है? जेम्स गॉसलिंग। कब आई? 1995 में। और इसके पीछे किस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है? सन माइक्रो सिस्टम, क्लियर। ऑप्शन डी C++ कब आई? 1979 के आसपास। और इसके फादर कौन है? बीजारने स्टॉट स्टॉप। बीजारने स्टॉट स्टॉप। 138 विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस बाई IBM। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एंड IBM के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया, प्रोड्यूस किया गया? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में देखा था विंडोज़। विंडोज़ आपकी आई थी 1985 में। किसने लाई थी? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज़ का पूरा नाम क्या है? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन, क्लियर। ऑप्शन सी डॉस। डॉस कब आया? 1981 में। 1981 में आया। किसने लाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन डी में देखा था यूनिक्स। यूनिक्स आपका कब आया? 1969 में आया था। और आपका यूनिक्स जो है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स के फादर कौन है? केन थॉमसन इसके फादर है। 139 विच इज़ वट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग वेब। आपको वेब को एक्सेस करने के लिए कौन सी चीज़ आपकी नेसेसरी नहीं है? आपको वेब ब्राउज़र भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, या फ़ोन चाहिए, या आपको चाहिए ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन आपको मॉडेम नहीं चाहिए। मॉडेम आपका, भले ही मॉडेम का काम है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ बात की गई थी विच इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, मतलब आपको हमेशा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना मॉडेम के भी नेट से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र ब्राउज़र तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि बिना ब्राउज़र के तो आपको सर्च नहीं कर सकते। ब्राउज़र पर आप लिखेंगे इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपको चाहिए इंटरनेट। वो आपको मिलेगा ISP से, जो आपके हो गए BSNL हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी हो गया जो आप यूज़ करें ISP। और लेकिन आपको डिवाइस भी चाहिए, या फिर कंप्यूटर हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर कोई फ़ोन हो, या फिर टैबलेट हो। लेकिन मॉडेम की आपको जरूरत आपको नहीं पड़ेगी नेसेसरी। इसकी जरूरत आपको हमेशा नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ती है। यहाँ बात की गई थी ऑलवेज नेसेसरी। और
एक बात और है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये नॉट, ये पूछते हैं आपको इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है। आप जल्दबाजी में इसको नोट नहीं पढ़ते, इससे आपका आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 114 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था आपका कौन सा वर्ड प्रोसेसर पहले आया, दैट इज़ वर्ड स्टार। ये आपका पहले आया था और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कब आया। इसकी जो इन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी, यह अपीयर हुआ था 1978 में, लेकिन इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया गया 1979 में। 78 में इसको में अपीयर हुआ, लेकिन इसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया टू द पब्लिक 1979। वर्ड स्टार आपका पहला वर्ड प्रोसेसर। 141 में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र फॉर द WWW। यहाँ बात की गई है ग्राफिकल ब्राउज़र की। ग्राफिकल ब्राउज़र आपका कौन सा है पहला, वो आपका है मोज़ैक। लेकिन अगर बात की गई थी, अगर बात यहाँ पे टेक्स्ट ब्राउज़र की होती तब आपका आंसर होता WWW। लेकिन बात की गई है ग्राफिकल ब्राउज़र की। और ग्राफिकल ब्राउज़र आपका जो मोज़ैक है कब आया था, ये आपका आया था 23 जनवरी 1993। इस डेट को आप याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि इसकी इन्वेंशन कब हुई थी। 1993 23 जनवरी को आया था मोज़ैक। और ऑप्शन ऑप्शन ए में क्या दिया गया था, ऑप्शन ए में दिया गया था नेटस्केप। नेटस्केप भी आपका ब्राउज़र है, लेकिन ये आया था मोज़ैक के बाद। कब, 15 दिसंबर 1994 में आया था। और ऑप्शन डी में दिया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये भी आपका ब्राउज़र है, कब आया था, 16 अगस्त 1995 में। लेकिन ऑप्शन जो बी में दिया गया था, ये आपका ब्राउज़र नहीं है, ये आपका है सर्च इंजन। ये आपका 1992 में आया था सर्च इंजन, और इसको किसने डेवलप किया था, स्टीवन फोस्टर एंड फ्रेड बैरे। स्टीवन फोस्टर एंड फ्रेड बैरे ने इसको डेवलप किया था सर्च इंजन को। वेरोनिका ये आपका सर्च इंजन है। और मैंने आपको बताया, एक एडवांस नॉलेज आपको बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको पूछा जाए पहला टेक्स्ट ब्राउज़र, आपका आंसर होगा WWW। और इसको बाद में चेंज किया गया किस नाम से, नेक्सस। NEXUX, इसको इस नाम से चेंज किया गया। चेंज इसलिए किया गया क्योंकि जो आपका WWW है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो आपका WWW है उसको 1990 में डिज़ाइन किया गया था इस तरीके से कि टू एक्सेस दी वेब, आपको वेब तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, WWW। इसलिए इसको बाद में चेंज किया गया नेक्सस में, ताकि आपको पता हो जाए कि एक आपका ब्राउज़र है, एक आपका वेब है। क्लियर। 142 में पूछा गया था पेंटियम इज रिलेटेड विद पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो आपका पेंटियम है वो आपका किस पार्ट से रिलेट करता है कंप्यूटर के। पेंटियम का आपका करता है माइक्रो प्रोसेसर से। और माइक्रो प्रोसेसर के फादर कौन है, मार्शियन ही हफ। मार्शियन ही हफ इसके फादर है। पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा आया था, इंटेल 4004। कब आया था, 1971। इस लेक्चर में सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें बचते हैं ओनली 28 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि CS सोल्यूशन आपको देता है हमेशा एडवांस नॉलेज और डिटेल नॉलेज। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडवांस लाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। एंड हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई नॉलेज के साथ। सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।